Assalamualaikum. Today in this video we are going to talk about urea cycle. So यूरिया साइकिल में हम यूरिया को जनरेट करते हैं और यूरिया किससे कैसे बनता है? अमोनिया के थ्रू बनता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू और अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के थ्रू. इट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे जिसको हम क्रिप्स हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं और ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं. ऑर्निथीन साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑर्निथीन ये फर्स्ट मेंबर है इस रिएक्शन का. अब यूरिया सिंथेसाइज्ड हमारे पास लिवर के अंदर होता है, जिस तरह अमोनिया लिवर के अंदर सिंथेसाइज हो रहा होता है, ये भी लिवर में सिंथेसाइज हो रहा होता है. एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द किडनीज फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस, और वहां से फिर ये बॉडी के अंदर से रिमूव हो जाता है. अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं इसके, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स में से एक जो नाइट्रोजन एटम होता है वो अमोनिया में से आता है और दूसरा जो इसका नाइट्रोजन एटम है वो एस्पर्टिक एसिड में से आता है. और ये बीच में जो कार्बन है, ये कार्बन जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड में से आता है. अब यूरिया हमारे पास एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का या अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का. तो यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा होता है कि जो यूरिया है वो हमारे पास 80 to 90% नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है दैट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. यूरिया सिंथेसिस के अंदर हमारे पास 5 स्टेप होते हैं. इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, यूरिया की सिंथेसिस करते हैं. और लास्ट स्टेप में जो 5th स्टेप होता है उसमें क्या होता है, आर्जिनाइन के थ्रू हमारे पास यूरिया सिंथेसाइज हो रहा होता है. जो हमारे पास फर्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं सिट्रोलिन के बनने से पहले, वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं. बाकी के जो 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनाइन और ऑर्निथीन बन रहा होता है, ये हमारे पास साइटोसोल में हो रहे होते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं एंड ड्यूरिंग दिस 2 ATPs कंज्यूम होते हैं. अब ये हमारे पास अमोनिया कहाँ से आती है? ये अमोनिया हमारे पास प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के थ्रू आती है. जब प्रोटीन डिग्रेड होती है अमाइनो एसिड के अंदर और अमाइनो एसिड डिग्रेड होते हैं अमोनिया के अंदर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये अमोनिया और अल्फा कीटो ग्रुप डीजनरेट होते हैं, डिग्रेड होते हैं थ्रू द GDH, यानी कि जो हमारे पास ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है उसके थ्रू होते हैं. तो हमारे पास अमोनिया और अल्फा कीटो ग्लूटामेट गेट होता है, तो ये अमोनिया फिर आगे यूरिया साइकिल के अंदर रन करता है. तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं. अब यहाँ पे जब 2 ATPs कंज्यूम होते हैं तो यहाँ पे भी कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ हमें 2 ADP प्लस फॉस्फेट मिलता है. अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा होता है वो हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज CPS1. यहाँ पे ये CPS1 तब वर्क करेगा जब हमारे पास N-एसिटाइल ग्लूटामेट होगा. अब अगर इन केस ऐसा हो रहा है कि N-एसिटाइल ग्लूटामेट प्रेजेंट ही नहीं है, तो एट दैट केस N-एसिटाइल ग्लूटामेट की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि हमारे पास CPS1 वर्क ही नहीं करेगा. अगर हमारे पास ये CPS1 एंजाइम वर्क ही नहीं कर रहा तो कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो बनेगा ही नहीं. अगर कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा ही नहीं तो हमारे पास यूरिया साइकिल रन ही नहीं करेगी, और अगर यूरिया साइकिल रन ही नहीं कर रही है तो हमारे पास क्या होगा, यूरिया नहीं बनेगा. और यूरिया जब नहीं बनता है तो हमारे पास यूरिया एक्सक्रीट आउट नहीं होता बॉडी में से, और फिर क्या होता है कि अमोनिया जो है वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर अमोनिया हो जाता है. अमोनिया की जो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि अमोनिया की टॉक्सिसिटी कॉज होती है. तो इस केस में क्या होता है कि हाइपर अमोनिया कॉज होता है, जो कि एक डिसऑर्डर है अमोनिया का भी और यूरिया का भी डिसऑर्डर है. अब हमारे पास 2 एंजाइम होते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेजेस, जिनको हम कहते हैं CPS1 और CPS2. CPS1 हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है एंड CPS2 हमारे पास साइटोसोल में प्रेजेंट होता है. जो CPS1 है वो यूरिया साइकिल के अंदर अमोनिया के लिए यूज किया जाता है, और CPS2 हमारे पास पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस में यूज किया जाता है, जो कि ग्लूटामाइन के लिए यूज किया जाएगा.
अब CPS1 को वी नो दैट ये एक्टिवेट कौन कर रहा होता है, एन-एसिटाइल ग्लूटामेट एक्टिवेट कर रहा होता है, और CPS2 के लिए एन-एसिटाइल ग्लूटामेट की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसको इनहिबिट कौन करता है, CTP इसको इनहिबिट करता है। अब स्टेप 2 को देख लेते हैं। स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि सिट्रोलिन की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जब हमारे पास अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गए तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बोमाइल फॉस्फेट को फॉर्म कर लिया यहाँ पे, तो अब कार्बोमाइल फॉस्फेट जब ऑर्निथीन के साथ मिलेगा तो ये हमारे पास सिट्रोलिन को बना देता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहां पे फिर क्या होता है, साथ में एक फॉस्फेट भी हमें गेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, सिट्रोलिन बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट 2 स्टेप होते हैं यूरिया साइकिल के अंदर वो कहाँ पे हो रहे होते हैं, वो 2 स्टेप्स जो होते हैं, स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं, और जो बाकी के 3 स्टेप्स होते हैं रिमेनिंग वो हमारे पास साइटोसोल के अंदर होते हैं, तो जो कि सिट्रोलिन के बनने के बाद स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिट्रोलिन बन गई है, तो ये सिट्रोलिन फिर क्या करेगी, ये सिट्रोलिन हमारे पास आगे आर्जिनोसक्सिनेट बनाती है। अब ये आर्जिनोसक्सिनेट कब बनाएगी, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम के थ्रू बनाएगी, जब ये यहाँ पर सिट्रोलिन कंडेंस होती है विद द एस्पार्टेट, तो ये हमारे पास फिर आगे आर्जिनोसक्सिनेट बनाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे भी जब सिट्रोलिन आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगी तो हमारे पास 2 ATPs यूज किए जाते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, आगे AMP मिलता है और साथ फॉस्फेट मिलता है विद द आर्जिनोसक्सिनेट। तो यहाँ पे भी 2 ATPs यूज होते हैं। तो एक हमारे पास क्या हुआ है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट जब बना था तो हमारे पास 2 ATP कंज्यूम हुए थे, और एक हमारे पास जब आर्जिनोसक्सिनेट बना है सिट्रोलिन से तो हमारे पास 2 ATPs कंज्यूम हुए हैं, यानी कि हमारे पास 4 ATPs इस यूरिया साइकिल के अंदर कंज्यूम होते हैं। अब आर्जिनोसक्सिनेट ब्रेक डाउन होगा इनटू आर्जिनाइन थ्रू द आर्जिनोसक्सिनेट लाइज एंजाइम। सो दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे एस्पार्टेट फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब फ्यूमरेट वी नो दैट के क्रेब्स साइकिल के अंदर एक हमारे पास इंटरमीडिएट था, तो फ्यूमरेट क्या करेगा, एक लिंक प्रोवाइड करता है यूरिया साइकिल का TCA साइकिल के साथ। सो अब आगे फ्यूमरेट क्या करता है, फ्यूमरेट फिर हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट में भी कन्वर्ट होता है। फ्यूमरेट फर्स्ट क्या करता है, मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट में, ऑक्सैलो एसीटेट से दोबारा एस्पार्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, उसकी ट्रांसएमिनेशन हो सकती है। सो दोबारा से एस्पार्टेट हम ये कह सकते हैं कि ये दोबारा से साइकिल में रीजनरेट हो सकता है। तो फ्यूमरेट मैलेट में कैसे कन्वर्ट होगा, थ्रू द फ्यूमरेज एंजाइम। मैलेट जो है वो MDH के थ्रू ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट में अमाइनो ट्रांसफरेज के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है। एंड अब लास्ट में क्या होगा कि जो हमारे पास आर्जिनाइन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू यूरिया, और साथ में किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, इनटू ऑर्निथीन। अब यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा वो हमारे पास आर्जिनेज होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आर्जिनेज एंजाइम है जो कि यूरिया बना रहा है। अब अगर इन केस के क्या होता है कि हमारे पास ये जो 5th एंजाइम है आर्जिनेज, ये अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या अगर ये वर्क ही नहीं कर रहा, तो अगर ये डेफिशिएंट है तो उसके केस में क्या होगा कि यूरिया नहीं सिंथेसाइज हो पा रहा होता, तो ऑर्निथीन भी नहीं बन पाती, ठीक है। तो इसी के से साइकिल रन नहीं करती है और यूरिया सिंथेसिस नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये एंजाइम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूरिया की सिंथेसिस के लिए। उसके बाद क्या है, हमारे पास ये जो आर्जिनेज है ये एक्टिवेटेड किसके थ्रू होता है, कोबाल्ट के थ्रू और Mn+ आइंस के थ्रू हो रहा होता है। अब ये हमारे पास जो ऑर्निथीन यूरिया के साथ रीजनरेट होता है, ये दोबारा से फिर आगे फर्दर मोर दोबारा से यूरिया साइकिल को रन करवाता है और फर्दर मोर दोबारा कंटिन्यूसली यूरिया साइकिल को रन करता रहता है। और इसी तरह ये 5 स्टेप्स जो होते हैं यूरिया के, आगे दोबारा से फर्दर मोर ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली रन करती है। ये 5 स्टेप्स बार बार होते रहते हैं और इस तरीके से यूरिया जो है वो सिंथेसाइज होता रहता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, बॉडी से
एक्सक्रीट आउट होता है द यूरिया थ्रू द किडनीज एंड इसी के क्या होता है अमोनिया भी बॉडी से रिलीज हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आर्जिनेज एंजाइम होता है वो हमारे पास लिवर में होता है प्रेजेंट, और बाकी जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास टिश्यूज में भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ ओवरऑल अगर हम एनर्जीज को देखें कि हमें कितना नेट यील्ड मिलता है और ओवरऑल जितना भी रिएक्शन है उसकी अगर हम समरी देखें तो हमारे पास जो अमोनिया है यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड है उससे हमें ओवरऑल रिएक्शन में जब अगर हम देखें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब उसने कार्बोमोल फॉस्फेट बनाया है तो एट द एंड हमें साइकिल से क्या मिला है, यूरिया मिला है। दूसरा हमारे पास इधर हमने देखा कि एस्पर्टेट है, जब हमने एस्पर्टेट जो है वो यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट बना है तो एस्पर्टेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमरेट में, और ये फ्यूमरेट क्या कर रहे हैं, यूरिया साइकिल को टीसीए साइकिल से रन करवा रहा है। अब दूसरा क्या है कि हमारे पास जो है 4 ATPs कंज्यूम हो रही हैं। पहले किस में कंज्यूम हुई थी, पहले कार्बोमोल फॉस्फेट जब बना था तब कंज्यूम हुई थी, और दूसरी कब कंज्यूम हुई है जब सिट्रोलिन आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हुए तो तब जो है 2 ATPs यूज हुई है। तो टोटल ATPs कितनी कंज्यूम हुई है यूरिया साइकिल में, हमारे पास 4 ATPs कंज्यूम हो रही थी। अब हमारे पास दूसरा क्या था कि फ्यूमरेट जो है वो हमारे पास पहले मेलेट में कन्वर्ट हुआ है, फिर मेलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ और ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास एस्पर्टेट में दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एस्पर्टेट दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, यानी कि एनर्जेटिक्स हैं यूरिया साइकिल के। That is the summary of overall reaction of the urea cycle. And as urea cycle linked with the TCA cycle, so it is also known as the urea and it is also known as the bicycle, urea bicycle, because it has a link with the TCA cycle also due to the fumarase. So this is all about today's lecture and I hope so that you understand this very easily. Allah Hafiz.